नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कुछ दिन पहले ही आरबीआई की जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक थे उसके मिनट्स जारी हुए। उस जो मिनट्स में कहा गया कि कुछ जो है खतरे के संकेत हैं। कहा गया कि सप्लाई चेन में रुकावट है जिस वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है आने वाले समय में इकॉनमी में। ये भी बातें कही गई कि महंगाई बढ़ने का भी जो है खतरा है। अब चूंकि मामला ब्याज दरों से जुड़ा हुआ है, दो एमपीसीज को देखें तो वहां जो है ब्याज दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन आम जनमानस का सवाल है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वॉर की जो स्थिति है वो कभी अभी तक जो है थमती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जिन लोगों के पास मान लीजिए 50 लाख का लोन है, उनकी अगर ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आई आगे आने वाले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद, तो उनको क्या करने की ज़रूरत होगी? क्या पहले से ही वो इस जो है जो बढ़ोतरी हो रही है उसको पहले ही वो भांप लें, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से बना लें? मान लीजिए घर में कुछ जो है सरप्लस पैसा रखा हुआ है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए रखा है, तो क्या उससे जो है अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम कर लें या टेन्योर बढ़ा लें? इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं अश्विनी कुमार राणा सर जुड़े हुए हैं, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग से। अश्विनी सर, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। जी नमस्कार जी। जी सर, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि एक बड़ा मौजूद सवाल आ गया है सर। कहा जा रहा है कि पहले बात होती थी कि रेट कट होगा, लगातार रेट कट की एक साइकिल, एक दौर हम लोगों ने देखा। अब 2 बार से जो है सर रेट कट तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की बात नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह से जो हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि आगे भविष्य में हो सकता है कि रेट जो है कट ना हो, रेट बढ़ जाए। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सर जिनके पास जो है 50 लाख का होम लोन चल रहा? देखिए क्या है कि होम लोन बायर्स जनरली पहले क्या होता था, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते थे। जब से ये ट्रेंड शुरू हो गया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेपो रेट कम होना शुरू हो गया और रेपो रेट लिंक उन्होंने लोन लेना शुरू किया, तो वो कम होता गया, तो लोग उसमें फ्लेक्सी में शिफ्ट हो गए। तो फ्लेक्सी में जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट कम होता है तो वो अपने आप कम हो जाता है। जी लेकिन अब जैसे आपने कहा कि और वो संकेत दिख रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भाई रेपो रेट जो बढ़े, तो उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं जो जिनके पास होम लोन है, कि भाई पहले या तो वो वॉच करें कि भाई क्या है, या उनको लगता है कि अब ये बढ़ने वाला है और कंटिन्यू प्रोसेस बढ़ेगा। ऐसा लगता भी है कई बार, क्योंकि आरबीआई का जो फोकस है वो सबसे पहले जो है महंगाई को कम करना है, तो वो रेट बढ़ा सकती है। तो क्या वो फ्लेक्सी से फिक्स में जा सकते हैं कि आज मान लो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है बैंक में, तो फिर वो स्विच कर लें, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन हो सकती है कि वो फिक्स में चले जाएं, तो आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा उम्मीद है, तो वो उसी को कंटिन्यू करें। या अगर बढ़ता है तो वो अपना टेन्योर जो है, यानी जो रिपेइंग ईयर्स हैं, और 20 है तो 20 का 25 कर लेंगे, तो उसमें भी उनको लगभग 2 से 3 हजार रुपए ईएमआई का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो उस केस में उनको देखना पड़ेगा कि उनकी जो रेस्ट ऑफ सर्विस है, या जब तक उनके पास जॉब है तब वो ईएमआई पे कर सकेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि अगर वो कोई सर्विस में है और 60 ईयर्स उसकी रिटायरमेंट एज है, तो भी उसको वो उससे ज्यादा बैंक उसको परमिट नहीं करेंगे। या फिर अगर ऐसा रेट कुछ चेंज होता है तो वो स्विच ओवर भी कर सकते हैं, कि मान लो लगता है कि एक बैंक जो है वो कुछ ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और दूसरे बैंक में वो उनको कुछ डिस्काउंट पे दे रहा है, तो वो अपना लोन जो है उसको भी स्विच करवा सकते हैं। तो ओके। ऑप्शंस आज बायर्स के पास, होम लोन लेने वालों के पास काफी सारे हैं। डिपेंड करता है क्या उनका उनके पास, और जैसे आपने कहा कि अगर उनके पास सरप्लस मनी है जी और सर। वो सेविंग में रखी है, तो इससे अच्छा वो एडिशनल मनी जो है वो अपने लोन अकाउंट में भी जमा करवा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो है ईएमआई। ओके। अब हमारे साथ दूसरे गेस्ट जो हैं अभिषेक के रस्तोगी साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर।
अभिषेक सर, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन इरप्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, आरबीआई की तो लास्ट अगर 2 एमपीसीज को मैं देख पा रहा हूं तो वहां जो है रेट हॉल्ट नजर आया, किसी भी तरह की जो है रेट कट की उम्मीद नहीं की गई। लेकिन अब जो है, क्योंकि कल परसों भी हम लोग जब अपना एक शो कर रहे थे सर, उसमें आरबीआई के जो एमपीसी की जो मिनट्स थे वो जारी हुए, उसमें थोड़े से जो है चिंताजनक बातें कही गई। कहा गया सप्लाई चेन क्राइसिस जो है उससे वजह से इकॉनमी को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो है आगे भविष्य में कहा गया कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इससे सबसे पहला सवाल तो हमारे और जो मिडिल क्लास के मन में आता है कि भाई हमारा तो 50 लाख का लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, अगर उसकी जो है अगर मान लीजिए ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है तो मैं क्या करूं, मैं तो थोड़ा फंस जाऊंगा। तो ऐसे में आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना सबसे सही होगा। देखिए, अगर आप 50 लाख के लोन की बात करते हैं जी तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट जाती है अगर 20 साल का लोन होता है जी तो माना जाता है कि 80 लाख के आसपास का घर लिया होगा तो 50 लाख का लोन लिया होगा और 40,000 की इंस्टॉलमेंट जाती है। तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो जो इस मिडिल क्लास पर आता है वो मेजरली आता है कि आपका जो आज फ्यूल प्राइस है उसका क्या होगा। तो फ्यूल प्राइस पे गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर व्यू है दैट फ्यूल प्राइस आने वाले समय में गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी और इस फ्यूल का बर्डन अगर क्रूड इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो वो गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगी, नॉर्मल आदमी पर, कंज्यूमर पर उसका बर्डन नहीं आने देगा। और ये थोड़ा पॉलिटिकल एक इशू बन रहा है, कुछ पार्टीज बोल रही हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन के होते ही ऐसा कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा क्योंकि फ्यूल प्राइस बढ़ेगा। मगर मैं आपको बताता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास भी ऐसा कोई प्रस्ताव अभी है नहीं जी। किसी भी गवर्नमेंट से या सेंटर से कि असल में सर ये कुछ दिन फ्यूल पहले प्राइस ही, बढ़ाना अभिषेक चाहिए। सर कुछ दिन पहले ही कोटेक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इलेक्शंस पर रुक जाइए, विद इन एक सप्ताह के बाद यानी 29 अप्रैल के बाद जो है 28 रुपए तक के आसपास की जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन इसके ठीक एक दिन के बाद ही सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया। सरकार ने ऐसी रिपोर्ट्स को जो है मिसचीवियस और मिसलीडिंग बताया, कहा कि ऐसी कोई इरादा नहीं। मैं बिल्कुल आपको इसी मुद्दे पर बताना चाहता हूं कि देखिए, जितना हमारा मिनिस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन है और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन है, ऐसा कोई भी फॉर्मल अप्रूवल अंडर डिस्कशन भी नहीं है। और आप प्लीज समझिए, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक इस समय एंडेवर है कि मिडिल क्लास इनकम हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, उस पर जो डायरेक्ट इंपैक्ट है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है फ्यूल की वजह से, उसका कम से कम इंपैक्ट तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि कॉस्ट एब्जॉर्ब करेगी गवर्नमेंट और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए, पहली चीज। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करा ऐसी रिपोर्ट आते ही कि ये पॉलिटिकल बैक्ड अप रिपोर्ट्स हैं, इन पर अभी आप विश्वास मत करिए और डीमोटिवेट मत होइए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अब से 6 महीने पहले जाते हैं तो जो जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था उसमें बहुत रेट रैशनलाइजेशन पहले ही करे गए हैं। जो मिडिल क्लास इनकम पर मेजर इंपैक्ट है प्रोडक्ट्स का, वो 18% और 12% से लाकर ऑलरेडी 5% किया गया है, क्योंकि कहीं पर अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर मिडिल क्लास पे आता है तो पूरी इकोनॉमी को हर्ट होता है। तो जो आपका दूसरा सवाल है इन्फ्लेशन को लेके, पहला फ्यूल प्राइस, तो ऐसा कोई भी कंज्यूमर को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि एकदम इलेक्शन होते ही 28 से 30 रुपए फ्यूल प्राइस बढ़ेगा। ऐसा कोई भी आज अंडर कंसिडरेशन गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि फ्यूल प्राइस के बढ़ते ही बहुत सारी जो आम कंज्यूमेबल्स होती हैं, जो सब्जी होती है, दवाइयां होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चीजें होती हैं, जहां पर भी फ्यूल कंजम्पशन होता है। इनफैक्ट की स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिपेंडेंट है फ्यूल प्राइस पर, उनका प्राइस बढ़ेगा जो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा मिडिल क्लास को। तो ऐसा नहीं होगा मेरे एस्टिमेशन से। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट कर चुकी है वॉर से बहुत पहले, 5-6 महीने पहले ही, जहां पर जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी कंट्रोल रहेगा एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। अब आपका जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है सप्लाई चेन को लेके। देखिए, सप्लाई चेन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से है, वो ऑयल पर आ सकता है, इंटरनेट पर आ सकता है और कुछ ऐसी चीजों पे आ सकता है जैसे फर्टिलाइजर्स। तो जो ये तीनों चीजें हैं, इसका बैकअप प्लान ऑलरेडी बन रहा है। देखिए, इंटरनेट का बैकअप, इंटरनेट की कुछ चीजों में स्पीड कम हो सकती है, तो उसका बैकअप प्लान पर काम चल रहा है गवर्नमेंट का कि अगर ऐसा डिसरप्शन होता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से अगर वहां पर इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी होती है उस पार्ट की, तो इंडिया पर भी कुछ इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हमारा 40% डेटा वहां से मूव होता है। तो एक
स्पीड पर इंपैक्ट आ सकता है, तो उसका बैकअप प्लान चल रहा है। सेकेंडली, फर्टिलाइजर्स को लेके हमारा स्टॉक क्या है उसका काम चल रहा है। और जहां तक कि क्रूड ऑयल की बात है, क्रूड ऑयल हम बहुत सही कई चैनल पे बात बता चुके हैं कि जो इंडिया के पास इस समय रिजर्व्स हैं वो बहुत घबराने वाले रिजर्व्स नहीं हैं। इसलिए ऑल्टरनेट सोर्सेज से बात चल रही है, जिससे बाकी देशों से जो हमारा इंपोर्ट है वो रेगुलर आता रहे। देखिए, ये हो सकता है कि जो हम एक समय में रशिया से $50 पर बैरल ऑयल आ रहा था वो अब नहीं आएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर 110 रेट पहुंच जाता है, अगर $110 पर बैरल पहुंच जाता है, तो इंडिया को उस सिचुएशन में भी जो आज हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज से हमको एट डिस्काउंटेड रेट आएगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि $50 पर आएगा, बट स्टिल उस हाई जो पीक रेट है उससे कम आएगा, तो इंडिया पर इंपैक्ट कम होगा। इसीलिए गवर्नमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है, इंटरनेट, अगर इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी होती है तो जो बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट्स है, यूपीआई है और बहुत सारी इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज हैं, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो उसका बैकअप क्या है? क्या कुछ ऐसा बैकअप बनेगा कि कुछ साइट्स जो कि नॉन एसेंशियल साइट्स हैं उनको स्पीड कम दी जाएगी और एसेंशियल सर्विसेज को स्पीड कम दी जाएगी? ऐसी चीजों पर भी आज डिस्कशन चल रहा है कि अगर इंटरनेट डिसरप्शन होता है तो एसेंशियल सर्विसेज ना डिसरप्ट हो। तो गवर्नमेंट की तैयारी पूरी है। वी आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। एंड देखिए, हमारी देश की अगर आप बात करेंगे कि तो बहुत डाइवर्स देश है, डेमोग्राफी बहुत डाइवर्स है, और हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए सॉल्यूशंस हमको पहले से ही ढूंढने पड़ेंगे, हमें ऑल्टरनेटिव्स पहले से ही ढूंढने पड़ेंगे। हम लास्ट मोमेंट का वेट नहीं कर सकते, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, या फिर अलग चीजें हो जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट भी हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भी हैं। गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है उस पर भी कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो हम मेडिकली भी और बाकी चीजों के लिए भी, दवाइयां जो होती हैं, एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, उस सब के लिए भी हमारी तैयारी रहे। चलिए अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा इनपुट्स दिया, लेकिन अब अश्विनी सर आपका रुख करेंगे। आपने तो प्री पेमेंट वाले मामले को बड़े अच्छे से आसान भाषा में समझाया अश्विनी सर, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर से आ जाती है कि लोगों का सवाल हो जाता है कि क्या सर अपना टेन्योर कम करें या ईएमआई कम कर लें? तो ये झंझट को भी आप अश्विनी सर बड़ा आसान भाषा में समझाइए। नहीं, टेन्योर अगर आप कम करेंगे तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, तो वो 500 से 1000 रुपए आपकी अगर 2000 रुपए बढ़ जाती है, और आपकी पेइंग कैपेसिटी है, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपकी सैलरी है, कुछ है वो ज्यादा है, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, जितना कम आपका टेन्योर रहेगा, ईएमआई ज्यादा रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट का जो फैक्टर है वो कम रहेगा। जैसे ही आप लंबे टाइम के लिए उसमें जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट, इवन तो जितना आपने लोन लिया है उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन उसकी जो पेइंग कैपेसिटी और उसके सर्कमस्टांसेस से सारे वेरी करते हैं, और क्या वो जो है उसके लिए सुटेबल है, ये वो अच्छी तरह से समझ सकता है। ऑप्शन उसके पास बहुत सारे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, फिक्स था तो उतना ही देना है, और पेनल्टी भी लगती थी कि भाई पहले आपने जमा करा दिया, एडिशनल जमा करा दिया, क्योंकि बैंक सारा उसको उसकी प्लानिंग करके चलता है। तो आज वैसा नहीं है, आज स्थितियां बदली हैं। तो आज अगर आपकी जैसे ही आपके पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि अपना लोन को पहले जो है उसको हमें पे करके उसको कम करना चाहिए, जो लोन का फैक्टर है। ओके अश्विनी सर, एक मामला ये भी आ रहा है जो मैं अपने एडिटोरियल सेंस से निकाल पा रहा हूँ कि इस समय कई लोगों के पास जो है सोने चांदी रखे हुए हैं, और सोने चांदी की कीमतें उस समय बहुत कम हुआ करती थी। अब जो देखिए, अब 1.5 लाख, और एक अपने पीक की बात की जाए तो 2 लाख के आसपास पहुंच गया था सोने का भाव। तो कई लोगों के अगर मन में ये चीज़ आए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कमोडिटीज़ पड़ी हुई है, सोने चांदी अच्छा रखा हुआ है, तो क्या उसको बेच कर अपना जो लोन है ऐसे अनसर्टेन माहौल में आप रिपे कर देना, वो सही सलाह होगी या नहीं? ओवर टू यू अश्विनी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण क्या है, देखिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, और जो लोन है, लोग तो आजकल गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, मतलब उसमें उनका पर्पस दूसरा है कि उनका लोन जो है सिक्योर्ड रहे, घर में लॉकर में इधर उधर वो उनके इतना सिक्योर्ड नहीं है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करके ताकि बैंक में वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको अप्रिसिएशन होने ही वाला है,
तो उसको आज डिस्काउंटेड रेट को ऊपर आप उसको बेचकर और अपना लोन क्लियर करें, वो कोई भी जैसे कहना, मैंने कहा जो अगर आपके पास एडिशनल मनी है, मतलब सेविंग में है या कहीं, तो आप अपना लोन को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को निकाल कर आप उसके अंदर जाएंगे तो वो आपके लिए घाटे का सौदा है। अभिषेक सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं दो बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक वो चल रहा है, उससे मैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलूंगा, मगर अंडर एम्प्लॉयमेंट के बहुत चांसेस बढ़ते हैं। अगर आज किसी मिडिल क्लास इनकम को 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद या तो लोग कम होंगे या फिर उनको कम पैसे दिए जाएंगे। तो उस सिचुएशन में, और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस तो अलग है ही जो चल रही है, तो उस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि इस मिडिल क्लास इनकम ग्रुप ने जिसने ऐसे लोन लिए हैं 50 लाख रुपए के, वो थोड़ा सा कुशन रखें। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का उनको कुशन रखना चाहिए कि कहीं अगर ऐसी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होती है, उनके पास 6 टू 12 मंथ्स का अपनी सेविंग अकाउंट से पैसे देने का कुशन है और वो स्ट्रेस में ना आए। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने सवाल उठाया, वो बहुत अच्छा सवाल है, अत्यंत ही बेहतरीन सवाल है और अत्यंत आवश्यक है हमें समझने के लिए कि गोल्ड का जो इस समय रेट है वो 150 के आसपास है और वो अपने पीक 194 से नीचे आया है जी। तो अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे यहां से, तो 1.65 गोल्ड बहुत इजी है, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 साल में ये 2 लाख के आसपास टच होगा और अपनी स्टेबिलिटी कहीं 1.85 और 1.95 के बीच बनाएगा। तो अगर आज आपने लोन लिया भी है, तो गोल्ड या सिल्वर बेच के उस लोन को चुकाने का कुछ भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड आपको रिटर्न देगा यहां से, वो आपको 10% से तो 100% ज्यादा ही देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड और ऐसी कमोडिटीज जो होती हैं जो लॉन्ग टर्म है, जैसा अश्वनी जी ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म कमोडिटीज एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो केवल उस समय बेचा जाना चाहिए जबकि अत्यंत आवश्यक है, आपके पास कोई और चारा नहीं है और ये लिक्विड एसेट्स मानी जाती हैं। तो ऐसा जो ओपाइन करा जाता है इस समय, वो यही करा जाता है कि आप ऐसी एसेट्स को ना बेचें, अगर इमरजेंसी ना हो तो। केवल इमरजेंसी हो तो आप उन्हें बेचें। पर्सनल लोन ना लें, वो हायर रेट पर होता है। होम लोन को कंटिन्यू करें। ओके, चलिए सर, अब कंक्लूडिंग एक रिमार्क ले लेते हैं। अश्विनी सर, सबसे पहले आपसे, अब पूरे शो को अगर मैं वाइंड अप करना चाहूं, उसका कंक्लूडिंग कोई रिमार्क? नहीं, बिल्कुल। क्या है कि जैसे अपने अभिषेक जी ने बताया कि बिल्कुल आने वाले टाइम में जिस प्रकार से स्ट्रेस है जॉब्स के ऊपर, तो वो कुशन तो लोगों को लेके चलना चाहिए। और वैसे भी जब हम लोन लेते हैं, तो लोन लेते हुए भी हमें अपना जो है, ये नहीं कि जितना हमारी इनकम है उसमें से हम सारा EMI चुका देंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, मैं एडवाइस करता हूं कि जो भी होम लोन लेते हैं, वो होम लोन के साथ साथ होम इंश्योरेंस भी ले ले। तो इन केस आपकी कहीं सडनली कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है, डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पे करेगी, आपके सक्सेसर को वो लोन को पे करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सर आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क? अभिषेक सर? मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि कुछ भी पैनिक ना करें। हमारी गवर्नमेंट ने एप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए हुए हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी गवर्नमेंट बना चुकी है। तो कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो प्लान बी, प्लान सी पर गवर्नमेंट जाएगी। जहां तक कि होम लोन चुकाने की बात है, बिल्कुल भी पैनिक ना करें, थोड़ा सा कुशन रखें, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इंटैक्ट रखें और केवल बहुत ही इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में गोल्ड या ऐसी एसेट्स को बेचकर अपने होम लोन को चुकता करें। ओके, अश्विनी सर आपका बहुत शुक्रिया और अभिषेक सर आपका, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। धन्यवाद। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।